लखनऊ में आईपीएस अमिताभ ठाकुर के घर विजिलेंस की टीम की छापेमारी। अमिताभ का अखिलेश सरकार पर आरोप, सीएम के कहने पर मारे मेरे खिलाफ साजिश। कुलकर्णी मामले में शिवसेना फडणवीस से नाराज, पार्टी के अंदर सरकार से अलग होने की चर्चा शुरू, उद्धव लेंगे आखिरी फैसला। संजीव भट्ट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एससी की नाराजगी में एसआईटी जांच की मांग खारिज। साहित्यकारों का अवार्ड लौटाने का सिलसिला जारी, अब सलमान रश्दी ने लौटाया पुरस्कार। बड़ा सवाल, क्या वामपंथियों की राह पर हैं साहित्यकार? ओबामा के सामने पाकिस्तान उठा सकता है कश्मीर मुद्दा, पाकिस्तान एनएसए ने दिए संकेत, कहा भारत पाक के बीच शांति प्रक्रिया ठप। और आज नवरात्रि का पहला दिन, देश भर में की जा रही है मां दुर्गा की शैलपुत्री रूप की पूजा, मंदिरों में लगे श्रद्धालुओं की भीड़। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। सीधे रुख करते हैं मुंबई का, जहां सुरेंद्र कुलकर्णी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। And I expect that the Shiv Sena respects others' freedom of speech. मैं इसी बात को हिंदी में कहना चाहूँगा और बाद में मराठी में कहना चाहूँगा। आज का सामना मैंने देखा है, पढ़ा है, और उसमें मुझे पाकिस्तानी एजेंट कहा गया है और भी कई बातें उसमें कही गई है। मैं इतना ही कहूँगा कि सामना और जिस पॉलिटिकल पार्टी का वह मुखपत्र है, उस पार्टी का फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं समझता हूँ कि हिंदी में इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी कहा जाता है, अभिव्यक्ति का हक। तो उस हक का मैं स्वागत करता हूं और आदर करता हूं, क्योंकि हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, ये बुनियादी चीजें हैं। और मैं अपेक्षा करता हूं कि शिवसेना दूसरों के फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी वो उनका सम्मान करे, जो उनसे सहमत नहीं है उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच का वो सम्मान करे और रक्षा करे। मित्रों, आज सामनामध्ये जी बातमी आलेली आहे ते मी वाचलेली आहे। कालच्या घटनेबद्दल रिपोर्ट देताना त्यांनी मला पाकिस्तानी एजंट असं एक नवीन माझा इंट्रोडक्शन त्यांनी मुंबई समोर, महाराष्ट्र समोर आणलेला आहे। मी एवढंच म्हणेन की शिवसेना आणि सामना यांचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मी सन्मान करतो। हा त्यांचा हक्क आहे, हा त्यांचा स्वातंत्र्य आहे। तो आपको बता दें कि जिस तरह से कल सुरेंद्र कुलकर्णी के ऊपर स्याही फेंकी गई थी, उसको लेकर सुरेंद्र कुलकर्णी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने उनके ऊपर स्याही फेंकी गई और पूरी तरह से शिवसेना के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की है। चलिए अब इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। जी हां, आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के घर लखनऊ आवास पर छापेमारी की गई। आपको बता दें कि आईपीएस अमिताभ ठाकुर के लखनऊ वाले घर पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर अखिलेश सरकार पर आरोप लगाया है। सीधे तौर पर आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है और आज आईपीएस अमिताभ ठाकुर के लखनऊ स्थित आवास पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है। तो अमिताभ ठाकुर ने अखिलेश सरकार पर आरोप लगाया, अखिलेश के कहने पर मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, ये कहना है आईपीएस अमिताभ ठाकुर का। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव के कहने पर उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, अमिताभ ठाकुर के लखनऊ आवास पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है। अखिलेश के कहने पर उन्हें फंसाया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह के खिलाफ
सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया था। उसके बाद से अमिताभ ठाकुर को सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा था और उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था। और इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता रजत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजत, इस वक्त की स्थिति क्या बनी हुई है और जिस तरह से अमिताभ ठाकुर ने सपा सरकार पर निशाना साधा है, क्या कुछ बातें निकलकर और सामने आ रही हैं? देखिए प्रज्ञा, इस समय विजिलेंस का छापा अमिताभ ठाकुर के घर पे जारी है। विजिलेंस के अधिकारी हैं वो इस समय अमिताभ ठाकुर के घर पे हैं और उनके सहयोग के लिए गोमती नगर की पुलिस और अन्य कई थानों की पुलिस वहां मौके पे बुलाई गई है। अमिताभ ठाकुर इस समय अपने घर से बाहर हैं, बाहर रह के, क्योंकि विजिलेंस के अधिकारी अंदर है, अमिताभ ठाकुर को बाहर किया गया है और पूरा घर जो विजिलेंस के अधिकारी है वो छान रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये पूरी रेड अमिताभ ठाकुर के घर पे डाली गई है। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे पास आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमिताभ, क्या लगता है ये पूरी साजिश के तहत किया जा रहा है और क्या आपको आपकी जान का भी खतरा है? देखिए, मैंने जिस दिन मुलायम सिंह जी के खिलाफ एफआईआर करा दिया उस दिन समझ लीजिए मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। मुलायम सिंह जी को बहुत दिन से अंदेशा नहीं रहा होगा कि उनके कुकृत्यों को लेकर कोई आदमी सामने खड़ा होगा, उनकी गलतियों को कोई पॉइंट आउट करेगा। मैंने पॉइंट आउट कर दिया तो उनके लड़के हैं अखिलेश यादव, उनका दायित्व हो गया कि पितृधर्म निभाओ, अमिताभ ठाकुर को जमीन में गाड़ दो। और वो जो भी उनके हाथ में बेचारे कर रहे हैं, मुझे आज उन्होंने छापा मरवाया विजिलेंस में। इस समय एक ही अभियुक्त है पूरे यूपी में, अमिताभ ठाकुर। अगला दायित्व इनको यह दिया गया होगा संभवतः कि मुझे गिरफ्तार कर लो। मैं सभी चीजों को आनंद के साथ मैं इसको अनुभव भी करूंगा, आनंद से झेलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अन्याय हमेशा नहीं टिकता। अखिलेश यादव के निर्देशन में जो ये अफसर हैं ये अन्याय की पराकाष्ठा कर रहे हैं और मैं इसका आनंद इस रूप में ले रहा हूं कि मुझे सौभाग्य मिला है इस बात का प्रतीक बनने का कि शासन सत्ता का किस हद तक दुरुपयोग किया जा सकता है। मोदी आए हुए थे, तो जिस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी वो कार्यक्रम था बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक का, जो इंदू मिल में होने वाला है, उसका भूमि पूजन उनके हाथों हुआ था। और मेट्रो 2, मेट्रो 7 जैसे भारी जो इम्पोर्टेंस रखता है मुंबई के लिए, उस प्रोजेक्ट का अनावरण था, उस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन था। तो ऐसे इतने इम्पोर्टेंट कार्यक्रमों में भी लेके जिसमें महाराष्ट्र सरकार ही नहीं और भारत सरकार का ये उपक्रम रहा है, तो ये उपक्रम के में जो उनका सबसे बड़ा इतने साल से 25 साल से सबसे बड़ा जो उनका सहयोगी दल है शिवसेना, उसके नेताओं को और खास करके उसके सुप्रीमो को उद्धव ठाकरे को न्योता नहीं दिया गया था। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऊपर से सबसे ऊपर से लेके लेवल के नेताओं से लेके सबसे कार्यकर्ता लेवल तक यहाँ पे सारी पूरी पार्टी दोनों में दरार आ गई है। जीतेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला और ज्यादा गर्माता जा रहा है और शिवसेना और बीजेपी के बीच दरार लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भी बीजेपी ने शिवसेना के किसी भी मंत्री को शामिल नहीं किया, उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये दरार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको अब हम टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखाएंगे, जिसमें ये तस्वीरें आपके कल की होंगी, जिसमें कल किस तरह से बवाल बढ़ा था, विवाद हुआ था कि किस तरह से कालिक पोती गई थी कुलकर्णी के मुख पर। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं शिवसेना की नाराजगी है, दूसरी तस्वीर में बीजेपी की नाराजगी साफ तौर पर देखी गई थी और एक तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सुधींद्र कुलकर्णी के ऊपर बीजेपी के माफ करिएगा शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने स्याही पोत दी थी। तो ये पूरा मामला गर्माता जा रहा है लगातार और इसका असर कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते आगे। पूर्व बीजेपी नेता सुधींद्र कुलकर्णी के ऊपर स्याही पोतने के मामले में गिरफ्तार किए गए शिवसेना के 6 कार्यकर्ताओं को जमानत मिल गई है। जी हां, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि दंज की कपड़े पकड़े गए लोगों के शिवसेना का खासा प्रमुख गजानंद पाटिल भी शामिल था और इसके अलावा दिनेश प्रसाद, अशोक वाघमारे और प्रकाश हप्से इस पूरे मामले में पकड़े गए हैं। तो आपको बता दें कि इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक खबर यहां पर यह भी आ रही है कि गिरफ्तार किए गए इन सभी को आज सुबह मंगलवार को जमानत मिल गई है।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्र और महाराष्ट्र की सत्ता में भले ही शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे की भागीदारी हो, लेकिन मुंबई नगर निगम के चुनाव में दोनों ने अकेले चलने का फैसला कर लिया है। जी हां, दोनों पार्टियों ने कल्याण डोंबिवली के लिए अपने अलग अलग उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 1 नवंबर को कल्याण डोंबिवली और कोल्हापुर नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। उधर खबर ये भी मिल रही है कि सियासी घमासान के कांग्रेसी और एनसीपी हाथ मिलाने की तैयारी भी कर रहे हैं। दरअसल बीते कुछ समय से बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते में तल्खी देखी जा रही थी और महाराष्ट्र में गुलाम अली के कॉन्सर्ट से लेकर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कुसूरी के बुक लॉन्च तक कई मुद्दे सामने आए। शिवसेना और बीजेपी का अलग अलग रुख देखने को भी मिल रहा है। तो चलिए रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। गुड़गांव की ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भारती अरोड़ा का तबादला कर दिया गया है। जी हां, उन्हें डीआईजी वेलफेयर एंड ट्रेनिंग पुलिस हेडक्वार्टर्स पंचकुला में ट्रांसफर किया गया है। और दरअसल एक दुष्कर्म मामले को लेकर भारती अरोड़ा का पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क से विवाद हो गया था। भारती ने डीजीपी यशपाल सिंघल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत भी की थी कि पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क एक दुष्कर्म मामले में केवल जांच में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं, बल्कि उन्हें भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारती के साथ ही हरियाणा सरकार ने 10 और तबादले किए हैं। इनमें 5 एचपीएस और 2 आईपीएस को डीआईजी बनाया गया है। हालांकि विर्क का तबादला नहीं किया गया है। चलिए बढ़ते आगे। देश भर में बढ़ते सांप्रदायिकता और असहिष्णुता के खिलाफ 13 जाने माने लेखकों ने अपने अपने साहित्य अकादमी पुरस्कारों को लौटाने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने की लगी होड़ के बीच अब बुकर पुरस्कार से सम्मानित लेखक सलमान रश्दी ने भी अपना साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाने का फैसला कर लिया है। रश्दी ने ट्वीट करके कहा कि मैं नयनतारा सहगल और कई अन्य लेखकों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करता हूं। ये भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरनाक समय चल रहा है। आपको बता दें कि कन्नड़ लेखक एम कुलकर्णी के कुलबर्गी के साहित्य और दादरी में गोमांस की अफवाह में मारे गए अखलाक की हत्या के बाद लेखक अपना विरोध पुरस्कार लौटाकर जता रहे हैं। हालांकि सवाल इस पर भी ये उठ रहे हैं कि क्या वामपंथियों की राह पर साहित्यकार निकल पड़े हैं और इससे पहले भी कई बड़ी घटनाएं देश में हो चुकी हैं, तब क्यों नहीं किसी भी साहित्यकार ने अपने अवार्ड लौटाए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। समझौता एक्सप्रेस के रद्द होने की वजह से पाकिस्तान के कई लोग सड़क मार्ग से भारत आ रहे हैं और अटारी में तैनात अधिकारियों ने पाकिस्तान से करीब 72 यात्रियों के भारत में आने की पुष्टि भी कर दी है। इन सभी लोगों ने अटारी बाघा बॉर्डर से सड़क मार्ग के जरिए पैदल ही भारत में प्रवेश किया है। दरअसल पंजाब में चल रही किसान आंदोलन के कारण दोनों देशों के बीच रेल संपर्क को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से दोनों देशों के यात्रियों को परेशानी भी झेलनी पड़ रही है और मजबूरन पैदल ही सीमा पार करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भारतीय अधिकारियों ने भी करीब 30 पाकिस्तानी नागरिकों को सड़क मार्ग से पैदल पाकिस्तान भेजा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक भारत पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए पाकिस्तानी उच्चायोग के साथ काम कर रहा है। वहीं पाकिस्तान में फंसे 83 भारतीयों को पाकिस्तान सरकार की मदद से अटारी पहुंचे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। गृह मंत्री ने यह खुलासा किया है कि 60 कश्मीरी युवक आतंकी समूह का हिस्सा बन गए हैं। जी हां, और इस भर्ती के लिए सोशल मीडिया का जोरों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इन आतंकी समूहों में मुख्य रूप से हिजबुल मुजाहिदीन
शामिल हैं और इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों से सोशल नेटवर्किंग साइटों की बारीकी से निगरानी करने का आदेश भी दे दिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक आतंकी समूहों के प्रति झुकाव देखने वाले करीब 20 युवाओं को पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों ने काउंसलिंग की और मदद से रोक दिया गया है। आपको बता दें कि इस साल सितंबर तक आतंकवाद से लड़ने वाले कश्मीरी युवकों की आधिकारिक संख्या 60 की करीब हो गई है। गौरतलब है कि त्राल में हिजबुल मुजाहिदीन के नेतृत्व में कुछ युवकों ने समूह में वीडियो और तस्वीरों को पोस्ट कर दिया है, जिससे कश्मीर के युवा आतंकवादी का तरफ आकर्षित हो रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इराक में लापता भारतीयों को लेकर बड़ा दावा किया है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने अनुसार माने तो इराक में पिछले 1.5 साल से लापता चल रहे सभी 38 भारतीय जिंदा हैं। उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को इस बात की जानकारी भी दे दी है। हालांकि अब्बास ने अपने दावे की पुष्टि के लिए कई सबूत भी पेश नहीं किए हैं। और आपको बता दें कि फिलिस्तीन के दौरे पर गए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अब्बास ने जिंदा होने की जानकारी दी है। ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि लापता भारतीय नागरिकों को इस्लामिक स्टेट ने इराक के मामले में रखा है और गौरतलब है कि भारत सरकार अपने इन नागरिकों की सुरक्षा रिहाई के लिए प्रयास कर रही है। सरकार और आश्वासन देती आई है कि सभी लापता भारतीयों को सुरक्षित और जिंदा रिहा करने का प्रयास जारी है। तो रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस पार भी खबरें जारी हैं, बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार के टाडा के तहत उम्र कैद की सजा काट रहे सिख आतंकवादी को माफी दे दी गई है। सोमवार की गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के बरेली जेल में बंद वरराम सिंह को रिहा करने का आदेश दे दिया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने वरराम सिंह को अच्छे व्यवहार और करीब 25 साल की सजा काटे जाने का हवाला देते हुए ये फैसला लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक वरराम सिंह ने कभी पेरोल नहीं लिया और जेल में उनका व्यवहार भी दागदार रहा है। दरअसल वरराम सिंह की रिहाई के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने यूपी सरकार को पत्र भी लिखा था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने वरराम सिंह की उम्र की हवाला देते हुए माफी का प्रस्ताव आगे बढ़ाया। जाहिर है कि आतंकी वरराम सिंह उन 13 कैदियों में शामिल है जिसको छोड़े जाने की मांग पंजाब सरकार कर रही है। चलिए अब बात सीधे बिहार विधानसभा की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 49 सीटों के लिए सोमवार को वोट डाले गए और इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन करने के आरोप में नवादा के बढ़िया थाने में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह पर आरोप ये है कि सोमवार को वोटिंग के दौरान वो बढ़िया के मध्य विद्यालय नंबर 2 को एक न्यूज चैनल को दिए पत्रकारों को अपने साथ ले गए और उन्होंने वोट डालते हुए उनकी तस्वीर भी ली और उनको टीवी पर चलाया भी गया। वहीं बिहार के प्रभारी निर्वाचन उप आयुक्त उमेश सिन्हा ने ये कहा है कि मामले पर उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों से एक रिपोर्ट भी मांगी है, जिसके तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। महागठबंधन से अलग होकर मुलायम सिंह यादव ने महागठबंधन की ताकत को कम कर दिया था और अब अपने एक भविष्यवाणी से सभी को चौंका दिया है। जी हां, सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बिहार में बीजेपी की लहर है और ज्यादातर लोग बदलाव चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वो भी बिहार में बदलाव चाहते हैं क्योंकि लालू और नीतीश के शासन के दौरान बिहार का विकास ही नहीं हुआ, बल्कि मुलायम सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने बीजेपी के अच्छे कामों की तारीफ भी की है और सुनिश्चित तौर पर मुलायम सिंह का ये बयान बीजेपी के
मनोबल को और ज्यादा बढ़ा देगा। आपको बता दें कि मुलायम ने एक दिन पहले ही नीतीश कुमार को धोखेबाज करार दे दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि लालू के पास क्या मजबूरी थी कि जेल भेजने वालों के साथ हाथ ले लिया। तो फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।